हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज की इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे द प्रेसिडेंट के सारे आर्टिकल हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। उनकी पावर, इमरजेंसी प्रोविजन, जो जो भी इंपॉर्टेंट है हमारे प्रेसिडेंट के इस टॉपिक में वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बात करते हैं। सबसे पहले ये हमारा यूट्यूब चैनल है, और यदि आप हमारे प्लेलिस्ट में सेक्शन में जाएंगे तो यदि आप यूजीसी नेट पेपर 2 लॉ के लिए प्रिपेयर करें तो आपको इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट को फॉलो करने की जरूरत है। साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, यदि आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो हो जाइएगा। ठीक है, इसके अलावा सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे इंडियन गवर्नमेंट का किस तरह से स्ट्रक्चर है। तो हमारी गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटर और जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव क्या करता है? टू एग्जीक्यूट करता है लॉ को। लेजिस्लेटिव लॉ को बनाता है एंड जुडिशरी क्या करती है? लॉ को इंटरप्रेट करती है। और यूनियन एग्जीक्यूटिव के प्रोविजन जो है वो आर्टिकल 52 टू 78 एंड आर्टिकल 123 ऑफ अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। ठीक है, और हमारे इंडिया में क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पर एग्जीक्यूटिव क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है और आंसरेबल होता है लेजिस्लेटिव के लिए। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? कैबिनेट गवर्नमेंट जो है वो कहते हैं, ड्यू टू द कनेक्शन कंसेंट्रेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर इन द कैबिनेट। ठीक है, और जो एग्जीक्यूटिव होता है वही पार्ट होता है लेजिस्लेटिव का। ठीक है, और जब हम बात करें कि ये दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली प्रेफर कर की जाती है बाय द लीडर, क्योंकि हाँ, लीडर जो होता है, जो कि नेता होते हैं, वो इस गवर्नमेंट के प्रति जो है वो अवेयर होते हैं, उत्तरदायी होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, और आंसरेबल होते हैं। ठीक है, और जब हम बात करें एग्जीक्यूटिव की तो एग्जीक्यूटिव में आते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल। ठीक है, ये ऑर्गन है एग्जीक्यूटिव स्टेट के। सबसे पहले बात करते हैं हम आर्टिकल 52 की, जो कि बात करता है प्रेसिडेंट के बारे में। यहाँ पर बोला है कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पार्ट है एग्जीक्यूटिव का एक प्रेसिडेंट। आर्टिकल 52 स्टेट दैट देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि एक प्रेसिडेंट होने चाहिए। ठीक है, हमारे इंडिया के लिए प्रेसिडेंट को हम कंसीडर करते हैं एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ कंट्री, क्योंकि ऑल एग्जीक्यूटिव बिजनेस जो होते हैं और कोई भी बिजनेस ऑफ कंट्री में किए जाते हैं वो हमारे प्रेसिडेंट के नाम पर किए जाते हैं, वो कैरी आउट किए जाते हैं नेम ऑफ प्रेसिडेंट। अब क्वेश्चन ये आता है कि प्रेसिडेंट को तो एग्जीक्यूटिव हेड भी कहा जाता है, उनके नाम पर ऑल एक्शन भी लिए जाते हैं। ठीक है, तो क्या प्रेसिडेंट कैरी आउट कर सकते हैं मनी फंक्शन? ठीक है, और वो परफॉर्म कर सकते हैं ऑफ ऐसे एक्ट जो कि मेंशन नहीं किए गए हैं किसी भी स्पेसिफाइड लेजिस्लेशन में और एग्जीक्यूटिव में। तो इससे रिलेटेड एक केस है राम जवाया कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में क्या हो रहा था कि एक टेक्स्ट बुक जो है उनको अप्रूव किया गया था और उनके ऑथर के साथ एक एग्रीमेंट किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, और उसमें एग्रीमेंट में ये था कि कॉपीराइट जो है वो उन बुक्स का किसको दिया जाएगा? सोनली वेस्ट किया जाएगा गवर्नमेंट को, और सिर्फ 5% रॉयल्टी ही ऑथर को मिलेगी जब वो उन बुक की, टेक्स्ट बुक की सेल होगी। तो बाकी सारी की सारी पब्लिशिंग, प्रिंटिंग और सेलिंग राइट, ये सब जो है गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिए थे। ठीक है, तो यहाँ पर इस केस में हेल्ड किया गया था, कोर्ट हेल्ड दैट कि ये प्रोविजन क्या है? अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा वायरस क्या होते हैं? जब गवर्नमेंट जो है वो अपनी पावर का एक्सरसाइज अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर जाके या एक्सेसिव यूज ऑफ पावर करती है तो उसे हम अल्ट्रा वायरस कहते हैं। तो और गवर्नमेंट बीइंग एन एग्जीक्यूटरी बॉडी है, डिड नॉट पोजेस द पावर टू एंटर इनटू एक्टिविटी और ट्रेड विदाउट स्पेसिफाइड लेजिस्लेशन। और यहाँ पर कोर्ट ने ये कहा कि गवर्नमेंट क्या है? एक ऐसी एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो कि पोजेस नहीं कर सकती किसी भी पावर को किसी भी पावर ऑफ ट्रेड और किसी भी एक्टिविटी में वो एंटर नहीं हो सकती बिना स्पेसिफाइड लेजिस्लेशन से। तो इसलिए जो है वो रिस्ट्रिक्ट किया गया है, बोले नो रिस्ट्रिक्शन और एग्जीक्यूटिव पावर इज डिफाइंड अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन और एग्जीक्यूटिव पावर को जो है वो डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है, यहाँ पर कोर्ट ने हेल्ड किया कि एग्जीक्यूटिव जो है वो उनको रिस्ट्रिक्ट किया गया कि आप जो है वो रिस्ट्रिक्ट टू मेयर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेजिस्लेशन। ठीक है, और उनको जो है वो इस तरह का अपनी पावर का अल्ट्रा जो है वो अल्ट्रा वायरस तरीके से यूज नहीं करना चाहिए। हाँ, ये पावर दी गई है, स्पेसिफाइड स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो आपको देखने को मिलेगा, लेकिन बट नो स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ फंक्शन यहाँ पर है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। आर्टिकल 58 में बताया गया है कि एक पर्सन जो कि एग्जीक्यूटिव हेड होगा
जिसे हम प्रेसिडेंट कहेंगे, ठीक है। और उसके लिए उसको प्रेसिडेंट बनने के लिए कुछ एक क्वालिफिकेशन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। आर्टिकल 58 जो बात करता है एलिजिबिलिटी ऑफ पर्सन जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे, ठीक है। तो वो एलिजिबल होने चाहिए प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट होने के लिए। सबसे पहले तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, उन्होंने अपनी एज कंप्लीट कर ली हो 35 और वो क्वालिफाई हो, मतलब वो एज ए क्वालिफाई हो इलेक्ट होने के लिए एज अ मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल, ठीक है। और किसी भी लॉ के द्वारा जो है उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया हो फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इफ यदि वो होल्ड कर रहे हैं एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। यहां पर ये बोला है कि कोई यदि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहे हैं किसी भी यूनियन ऑफ इंडिया में, गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट में, या कोई ऐसी लोकल और अदर लोकल अथॉरिटी सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में है, ठीक है, ठीक है। तो यदि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहे हैं तो वो एलिजिबल नहीं है, वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो होल्ड नहीं करते होने चाहिए, ठीक है। कंडीशन क्या है प्रेसिडेंट के ऑफिस की, आर्टिकल 59 में दी गई है। एलिजिबिलिटी बोला है एलिजिबिलिटी टू बिकम अ प्रेसिडेंट, यहाँ पर बताया गया है कि एक पर्सन बोला है जो एलिजिबल होगा प्रेसिडेंट बनने के लिए अंडर आर्टिकल 59 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस। इसमें ये कहा गया है कि प्रेसिडेंट जो है वो मेंबर नहीं होगा आइदर ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट और हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर जो है वो नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा यदि बोला है हाउस ऑफ मेंबर का मेंबर भी है और हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर का यदि मेंबर है तो वो बोले जब वो एंटर होगा ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट में, जब उसको वो जो अपॉइंट किया जाएगा और वो एंटर करेगा ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट में, उससे पहले जो है वो उसको रिजाइन देना पड़ेगा, ठीक है। प्रेसिडेंट शेल नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, प्रेसिडेंट जो है वो होल्ड नहीं कर सकते कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। और प्रेसिडेंट जो है वो शेल ऑथराइज है टू यूज ऑफ हिज ऑफिशियल रेजिडेंस विदाउट रेंट, ठीक है, जिसे हम राष्ट्रपति भवन कहते हैं। और प्रेसिडेंट को जो है वो ऑथराइज किया गया, मतलब उनके पास पावर है कि वो मतलब राष्ट्रपति भवन को होल्ड करेंगे, ठीक है। फ्री रेजिडेंस दिया जाता है उनको विदाउट रेंट, ठीक है। और ही शेल बी ऑल्सो ऑथराइज, और वो ऑथराइज है कि वो कोई भी अलाउंस और प्रिविलेजेस जो कि डिटरमाइन की गई है पार्लियामेंट में उन्हें लेने के लिए अधिकृत होंगे, ठीक है। और बोले हैं अमॉलमेंट और अलायंस ऑफ प्रेसिडेंट को डिमिनिश नहीं किया जाएगा उनके कार्यकाल के दौरान, ठीक है। और ऑफिशियल रेजिडेंस अप्लाई अमॉलमेंट एंड अलायंस ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो दिए जाएंगे। यहाँ पर बोला है कि प्रेसिडेंट जो है इंटाइटल होगा रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए और अलायंस और प्रिविलेजेस बाय लॉ, ठीक है। और वो इंटाइटल होगा मेडिकल फैसिलिटी के लिए, अकोमोडेशन के लिए और फ्री ट्रीटमेंट ऑफ फॉर लाइफ के लिए। एंड दस ऑफिशियल स्टेट जैसे कि कार ऑफ प्रेसिडेंट जो है उसे दी जाएगी, ठीक है। ऑफिशियल स्टेट कार भी उन्हें दी जाएगी। सैलरी क्या क्या है जैसे कि जो कि टाइम टू टाइम जो है वो अमेंड होती रही है, चेंज होती रही है। 1951 की हम बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो सैलरी थी वो 10,000 थी और 15,000 जो है उनको अलाउंस दिया जाता था। 1985 की बात करें तो प्रेसिडेंट की सैलरी जो थी 15,000 थी और 30,000 जो है उनको अलाउंस दिया जाता था। आर्टिकल सॉरी जो हमारी 1989 में जब हम बात करें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में, जहां पर सैलरी कितनी थी 20,000 थी और 10,000 उनको अलाउंस दिया जाता था। और उसके बाद उनकी सैलरी को इंक्रीज किया गया 1998 में, ठीक है। तब उनकी सैलरी 50,000 कर दी गई और 2008 में उनकी सैलरी 1,50,000 कर दी गई, ठीक है। और 2016 से प्रेसिडेंट की सैलरी को इंक्रीज करके 5 लाख कर दिया गया, ठीक है। इसके अलावा उनको मिलता है कि राष्ट्रपति भवन जहां पर ऑफिशियल रेजिडेंस है और साथ ही साथ इंक्लूड है रिसेप्शन हॉल है, वहां गेस्ट रूम है, ऑफिस हैं, एक लार्ज रेजिडेंस है ऑल ओवर द वर्ल्ड एक हेड ऑफ स्टेट के लिए, ठीक है। और बात करते हैं इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की, तो आर्टिकल 54 में इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बोला गया है। तो ये बात करता है आर्टिकल 54 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है प्रोविजन जो कि रिलेट करते हैं किसे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की। और इसमें ये कहा गया है कि प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाएगा बाय द मेंबर ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है। और इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन से मेंबर आते हैं, बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट के मेंबर और स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली के मेंबर, जहां पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर प्लस जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होते हैं जैसे जो कि एमएलए होते हैं जिसको हम लोगों ने डायरेक्ट चुना होता है, वो सारे ही क्या करेंगे इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर होते हैं और वो इलेक्ट करते हैं, इलेक्शन में जो है वो भागी होते हैं, भागीदार होते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। और मोड ऑफ वोटिंग क्या होगा, आर्टिकल 55 क्लॉज 3 में दिया गया है कि मोड ऑफ वोटिंग क्या होगा। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बताया गया कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो अकॉर्डिंग टू द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव बाय मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, मतलब एक पर्सन को एक ही वोट
वोट जो है कास्ट करने दिया जाएगा। उसी आधार पर सारे के सारे इलेक्शन होते हैं, प्रेसिडेंट के इलेक्शन भी ऐसे ही होंगे, ठीक है। और जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन करवाए जाएंगे वो शेल बी बाय द सीक्रेट बैलेट के द्वारा करवाए जाएंगे। अब डिस्प्यूट यदि हो जाए इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग, आर्टिकल 71 में ये दिया गया है कि यदि ऐसा हो जाए कि आर्टिकल 71 डील करता है मैटर रिलेटिंग टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यदि वो इशू हो जाए, वहां पर डिस्प्यूट अराइज हो जाए, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट का जो है वो फैसला जो है वो फाइनल रहेगा, तो उसको एडजुडिकेट किया जाएगा बाय द सुप्रीम कोर्ट और डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो कंसीडर होगा फाइनल, ठीक है। और इफ द इलेक्शन ऑफ पर्सन जो है एज प्रेसिडेंट इज डिक्लेयर वॉइड, ठीक है, यदि इलेक्शन ऑफ जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वॉइड डिक्लेयर कर दिया है, तो उनके द्वारा जो भी एक्ट किया गया है, जो एक्सरसाइज किया गया है पावर, ठीक है, ऑफ प्रेसिडेंट, वो कंसीडर नहीं होगा इनवैलिड बाय द रीजन ऑफ ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यदि ऑर्डर करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑर्डर किया जाता है कि इनके द्वारा जो एक्सरसाइज की गई ये पावर जो इनवैलिड है, तो उनको इनवैलिड करार किया जाएगा, मतलब फाइनल डिसीजन किसका होगा, सुप्रीम कोर्ट का होगा। पार्लियामेंट जो है वो फॉर्मुलेट कर सकती है कोई भी लॉ रिलेटिंग टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, और इन कंसर्नेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कि पार्लियामेंट जो है वो इससे रिलेटेड जो है वो कानून बना सकती है, ठीक है। अब इलेक्शन ऑफ पर्सन एज अ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को कभी भी उनके क्वेश्चन जो बोला है कि जो भी इलेक्शन ऑफ पर्सन, मतलब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा, उसके इससे रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को उठाया नहीं जाएगा ऑन द ग्राउंड ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एनी वैकेंसी फॉर वट एवर रीजन अमंग द मेंबर ऑफ कॉलेज और इलेक्टिंग थिंग, ठीक है। इसके बारे में जो है वो बार बार जो है कोई भी क्वेश्चन जो है वो नहीं उठाया जाएगा, ठीक है, अस्तित्व। अब बात करें आर्टिकल 60 में ऑथ बाय द प्रेसिडेंट का प्रोविजन दिया गया है कि ऑथ जो है वो प्रेसिडेंट को जो है वो दिलवाई जाएगी, ठीक है। तो कौन दिलवाएंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्लस सीनियर मोस्ट जज होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। ऑन ऑथ एंड अफर्मेशन इन द नेम ऑफ भगवान के नाम पर, गॉड के नाम पर जो है वो दिलवाई जाएगी कि वो फेथफुली एग्जीक्यूट करेंगे ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट को ऑफ इंडिया, और टू प्रिजर्व करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे और डिफेंड करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ को, ठीक है, और अपनी बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी और दैट ही वुड डिवोट हिमसेल्फ टू सर्व द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, और जो वो जनता की भलाई के लिए जो है काम करेंगे, ठीक है। ये ऑथ के बारे में आर्टिकल 60 में बोला गया। आर्टिकल 56 में बात करी गई है टर्म ऑफ ऑफिस की, तो टर्म कितना होना चाहिए, 5 ईयर होना चाहिए, ठीक है। और यदि कोई पर्सन जो है वो, यदि कोई भी प्रेसिडेंट इससे पहले रेजिग्नेशन देना चाहे तो वो राइटिंग में देगा किसको, वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक है। और यदि प्रेसिडेंट को रिमूव किया जाता है फ्रॉम द वायलेशन ऑफ, ठीक है, फ्रॉम जो रिमूव कर दिया जाता है इम्पीचमेंट के प्रोसेस से, यदि वो वायलेशन कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन को, तो इम्पीचमेंट की प्रोसेस जो है वो उनके खिलाफ जारी करके जो है वो आर्टिकल 61 में ये दिया गया है, वहां से रिमूव करवा सकते हैं प्रेसिडेंट को, ठीक है। यदि इस आर्टिकल में ये भी बात करी गई कि रेजिग्नेशन देना होगा प्रेसिडेंट ने, तो वो वाइस प्रेसिडेंट को देंगे, और वाइस प्रेसिडेंट उस रेजिग्नेशन को कम्युनिकेट करेंगे किसके साथ, स्पीकर ऑफ लोकसभा के साथ, ठीक है, बाय द वाइस प्रेसिडेंट हिमसेल्फ। अब बात करते हैं टाइम ऑफ होल्डिंग द इलेक्शन ऑन एक्सपायरी ऑफ द टर्म एंड फिलिंग द कैजुअल वैकेंसी। तो कब कब कैजुअल वैकेंसीज फिल की जाएंगी, आर्टिकल 62 में प्रोवाइड किया गया है कि आप जब नेक्स्ट प्रेसिडेंट का इलेक्शन होने वाला होगा, ठीक है, उससे पहले पहले उस वैकेंसी को फिल करोगे, ठीक है। और यदि ऐसा हो गया, इन केस ऑफ यदि कैसा होगा कि उस प्रेसिडेंट की डेथ हो गई, रेजिग्नेशन दे दिया, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट हो गया, मतलब इम्पीचमेंट से उनको रिमूव कर दिया गया उनके ऑफिस से, तो विद इन द 6 मंथ जो है वो क्या किया जाएगा, नेक्स्ट प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा, और साथ ही साथ ये जो 6 मंथ है वहां पर जो है कौन काम करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट काम करेंगे प्रेसिडेंट की तरह, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट होल्ड करेंगे ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। सेक्शन 56 एंड विल होल्ड ऑफिस ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द, और इसके अलावा बोला है कि जब वो अपने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में एंटर होंगे प्रेसिडेंट, तो उसके 5 ईयर तक जो है वो एंटर करेंगे, अपना टर्म ऑफ ऑफिस जो कितना होगा 5 ईयर होगा। अब इम्पीचमेंट क्या प्रोसीजर है, आर्टिकल 61 में दिया गया है कि टॉक्स अबाउट इम्पीचमेंट प्रोसेस
दिया गया है कि इम्पीचमेंट प्रोसेस किस तरह से चलाया जाता है। तो इसमें बोला कि आर्टिकल 61 बात करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इम्पीच अंडर आर्टिकल 61 फॉर द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यदि कोई भी प्रेसिडेंट जो है वो वायलेशन कर रहा है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन की, तो ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस के बेस पर जो है आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा, किसी भी पार्लियामेंट के द्वारा, हाउस ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा महाभियोग जो है उनके खिलाफ चलाया जा सकता है। रेजोल्यूशन जो है वो प्रपोजल जो है वो पेश किया जा सकता है और एटलीस्ट 1/4 मेंबर के जो है वो साइन होने चाहिए। और जब वो पेश किया जाएगा उससे पहले जो है वो 1/4 मेंबर के साइन होने चाहिए और 2/3 मेजोरिटी के द्वारा एक हाउस में पास किया जाएगा। उसके बाद पूरी इन्वेस्टिगेशन होने के लिए जो है वो दूसरे सदन में भेजा जाएगा और वैसे ही दोनों सदनों ने पास कर दिया उसको, तो वहां वो क्या हो जाएगा, वो प्रेसिडेंट को उसी टाइम जो है रिमूव कर दिया जाएगा उस ऑफिस, ठीक है, प्रेसिडेंट के ऑफिस। व्हेन द हाउस इन्वेस्टिगेटिंग द चार्ज एंड पास कर देते हैं 2/3 मेजोरिटी के साथ उस रेजोल्यूशन को, ठीक है, तो हम डिक्लेयर कर देते हैं कि चार्ज क्या है सस्टेनिंग, तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि एकदम से उनको रिमूव कर दिया जाएगा प्रेसिडेंट को फ्रॉम द ऑफिस फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग द रेजोल्यूशन। जिस दिन वो रेजोल्यूशन पास होगा उसी दिन से जो है प्रेसिडेंट को वहां से रिमूव कर दिया जाएगा। बात करते हैं प्रिविलेजेस की। तो आर्टिकल 361 में कुछ एक प्रिविलेजेस दी गई हैं, कुछ एक इम्यूनिटी दी गई है प्रेसिडेंट को। आर्टिकल 361 में ये बोला गया है कि प्रेसिडेंट जो है वो प्रोटेक्टेड होंगे, किसी भी कोर्ट में उन्हें आंसरेबल नहीं होंगे इन एनी कोर्ट टू एनी कोर्ट, ठीक है, और कि वो किस तरह बोला है उनको किसी भी कोर्ट में जो है वो क्वेश्चन नहीं किया जाएगा कि वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपनी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, अपनी पावर एंड ड्यूटी को नहीं, ठीक है। और फॉर डूइंग एनी एक्ट और क्लेमिंग और डूइंग एनी एक्ट, ठीक है, एक्सरसाइज ऑफ दोज पावर और ड्यूटी, इसके लिए भी उन्हें किसी भी तरह का जो है वो दावा नहीं, उनको ऐसे कार्य करने के लिए किसी भी तरह का दावा जो है उनके खिलाफ नहीं किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर प्रिविलेजेस दी गई, यहाँ पर यह भी बोला गया कि हाँ, ये हो सकता है कि हाउस ऑफ पार्लियामेंट को जो है वो बोले राष्ट्रपति के आचरण की समीक्षा जो है तभी की जाती है जब संसद की का कोई भी सदन जो है अनुच्छेद 61 के तहत जो है वो जब महाभियोग की जो है वो प्रक्रिया चलाई जाती है तभी जो है वो उनकी आचरण की समीक्षा की जाती है, इसके अलावा नहीं, ठीक है। लेकिन ये भी बोला गया है कि लेकिन यह किसी भी व्यक्ति को राज्यपाल या भारत सरकार के खिलाफ कोई वैध कार्यवाही कर लाने से जो है नहीं रोकता है, ठीक है। बट बार नो पर्सन फ्रॉम ब्रिंगिंग एनी वैलिड प्रोसीडिंग अगेंस्ट द गवर्नर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये आर्टिकल जो है करता है, मतलब उनको बचाता है प्रेसिडेंट को अगेंस्ट ऑल टाइप ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग, कि उसके खिलाफ कोई भी टाइप ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलेंगी जब वो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ऑफिस, ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस के बीच में, ठीक है। इसमें बोला है कि किसी भी तरह का इशुएंस नहीं होगा, कोई भी ऑर्डर जो कि रिलेट करता है अरेस्ट और इम्प्रिजनमेंट ऑफ प्रेसिडेंट से, तो उसको जो है वो नहीं दिया जाएगा। इस तरह का कोई भी ऑर्डर जो है प्रेसिडेंट को नहीं दिया जाएगा, ठीक है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग उसके खिलाफ नहीं चलेगी। लेकिन यदि आपको सिविल प्रोसीडिंग चलानी है, सिविल प्रोसीडिंग कॉन्स्टिट्यूट करनी है अगेंस्ट द प्रेसिडेंट, तो आप कर सकते हो, ठीक है। और ये ऑफ भले ही वो यदि उसका कोई एक्ट है जो कि उसने ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट के में एंटर होने से पहले किया हो, उसके खिलाफ प्रोसीडिंग चल सकती है, लेकिन उसके लिए भी उनको 2 मंथ प्रायर उनको नोटिस देना पड़ेगा प्रेसिडेंट को, और या तो वो डायरेक्ट प्रेसिडेंट को दे सकते हैं या तो उनके ऑफिस में उस नोटिस को सेंड कर सकते हैं, जिसमें वो सब कुछ बताएंगे कि नेचर ऑफ प्रोसीडिंग किस तरह की है, कॉज ऑफ एक्शन क्या है, डिटेल ऑफ अदर पार्टी, दूसरी पार्टी जिसने केस किया, सिविल प्रोसीडिंग चलाई, उनका नेम, डिस्क्रिप्शन, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, ये सब जो है वो उस नोटिस में दिया जाएगा। रिलीफ क्या क्लेम किया है अदर पार्टी ने, ये भी नोटिस में दिया जाएगा। बात कर ले पावर की। पावर ऑफ प्रेसिडेंट क्या है, आर्टिकल 53 में दी गई है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की को कुछ एक पावर प्रोवाइड की गई है, और कुछ एक नहीं बल्कि बहुत वाइड रेंज ऑफ पावर जो है वो दी गई है। मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट पावर क्या है, एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो दी गई है अंडर आर्टिकल 53 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें बोला है कि ऑल एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन विल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दी गई। यहाँ पर प्रेसिडेंट को अलाउ किया गया है कि एक्सरसाइज करे वो एग्जीक्यूटिव पावर को थ्रू द ऑफिसर सबॉर्डिनेट टू हिम, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो अपनी पावर का यूज कर सकता है
ठीक है, विद द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और अंडर दिस आर्टिकल प्रेसिडेंट को पावर दी गई है कि वो अपॉइंट करेगा ऑल हायर अथॉरिटीज, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर को और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को जो है वो अपॉइंट करेगा, ठीक है। और साथ ही साथ जो है वो उनको राइट दिया गया है कि मतलब कि कोई भी ऐसा नेशनल अफेयर से लेकर कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन होगी तो वो सबसे पहले प्रेसिडेंट को दी जाएगी, ठीक है। और अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस हो कंसल्टेशन विद अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस करना हो ऑफ द कंसल्टेशन विद द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, तो वो भी प्रेसिडेंट को यहाँ पर पावर दी गई कि अपॉइंट कर सकते हैं जजेस को, ठीक है। इसके अलावा अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर को अपॉइंट करना हो, अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करना हो, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को अपॉइंट करना हो, चीफ कमिश्नर एंड मेंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करना हो, तो वो ये पावर भी प्रेसिडेंट को दी गई है। और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी है, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ कमिश्नर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर या सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया, इन सभी को अपॉइंट करना हो तो सारी की सारी पावर किसको दी गई है, प्रेसिडेंट को दी गई है, ठीक है। और रिमूवल करना हो किसको, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को और स्टेट गवर्नर को, अटॉर्नी जनरल को, तो ये पावर भी प्रेसिडेंट को दी गई है। मिलिट्री पावर की बात करें, आर्टिकल 53 ये भी कहता है कि प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कमांडर होता है ऑल आर्म्ड फोर्सेस का ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें ये कहा गया है कि इट ऑल्सो स्टेट दैट नो स्पेसिफिक प्रोविजन कैन रिड्यूस, कि कोई भी स्पेसिफिक प्रोविजन जो है वो रिड्यूस नहीं कर सकता इस स्कोप ऑफ द जनरल प्रिंसिपल को, ठीक है। यहां पर बोला है सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ऑफ यूनियन, प्रेसिडेंट को यहां पर पावर दी गई है कि वो अपॉइंट कर सकते हैं ऑल ऑफिसेस इंक्लूडिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ ऑफ फोर्सेस, ठीक है। यहां पर बोला है कि वो अपॉइंट कर सकते हैं जो भी डिफेंस, जैसे कि आपके आर्म्ड फोर्सेस हो गई, नेवल फोर्सेस हो गई, डिफेंस फोर्सेस हो गई, तो इनके हेड को या चीफ को जो अपॉइंट करने की पावर किसको दी गई है, प्रेसिडेंट को दी गई। और कोई भी अपनी कंट्री में वेज और वार होगी, ठीक है, कोई भी युद्ध जो है वो छेड़ा जाएगा तो वो प्रेसिडेंट के नाम पर ही जो है वो शुरू होगा। पीस जो है वो शांति जो है राष्ट्रपति के नाम पर संपन्न होगी, पीस इज कंक्लूडेड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। और डिप्लोमेटिक पावर में क्या बोला गया है कि यहाँ पर प्रेसिडेंट को पावर है डिप्लोमेटिक इंडियन डिप्लोमेसी एंड हेल्प करती है नेशन को ताकि मेंटेन किया जा सके रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज के साथ मेंटेन किया जा सके, इसलिए उनको डिप्लोमेटिक पावर भी दी गई। इसमें बोला है ऑल एम्बेसडर एंड हाई कमिश्नर एंड फॉरेन नेशन रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, इन सभी के साथ जो है वो अच्छे रिलेशन बनाए रखना भी, ये भी प्रेसिडेंट की ड्यूटी भी होती है और उनको पावर भी दी गई है। और वो रिसीव करेंगे क्रेडेंशियल और ऑफ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेशन और अदर नेशन, ठीक है। और साथ ही साथ प्रायर ऑफ रेटिफिकेशन ऑफ पार्लियामेंट, यदि कोई वो ट्रीटी एंड एग्रीमेंट जो है वो बना रहे हैं, ठीक है, और विद द अदर नेशन के साथ, तो सबसे पहले वो नेगोशिएट किया जाएगा किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के साथ जो है वो बातचीत करेंगे इसके बारे में, ठीक है। यदि कहीं भी कोई ऐसा ट्रीटी और ऐसा एग्रीमेंट बना रहे हैं, ठीक है, अदर कंट्री के साथ, तो सबसे पहले प्रेसिडेंट के साथ जो है वो इससे रिलेटेड जो है वो बातचीत करेंगे। लेजिस्लेटिव पावर क्या दी गई है, यहाँ पर ये बोला गया प्रेसिडेंट एंजॉय कर सकते हैं लेजिस्लेटिव पावर को। बोले ड्यूरिंग द बजट सेशन, जब जो है प्रेसिडेंट मतलब ड्यूरिंग द बजट सेशन, बजट सत्र के दौरान जो है राष्ट्रपति संसद को संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति होते हैं। प्रेसिडेंट इज फर्स्ट टू एड्रेस द प्रेसिडेंट, ठीक है, एड्रेस टू द पार्लियामेंट, ठीक है। और बोले प्रेसिडेंट को पावर दी गई कि वो सम्मन कर सकते हैं, ज्वाइंट सेशन बुला सकते हैं, ठीक है, इन ऑर्डर टू ब्रेक द डेडलॉक इन द लेजिस्लेशन प्रोसेस बिटवीन द टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, कि राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों के बीच में कानून प्रक्रिया में गतिरोध को तोड़ने के लिए एक संयुक्त सत्र जो है वो बुलाने का अधिकार है। और यहां पर जब हमने आर्टिकल थर्ड एंड फोर्थ देखा था, तो हमने ये बोला था कि यहाँ पर पार्लियामेंट को पावर दी गई है, ठीक है, पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि आप किसी भी स्टेट के नेम में ऑल्टर कर सकते हो, जैसे कि स्टेट के टेरिटरी को चेंज कर सकते हो, ये सब पावर पार्लियामेंट को दी गई। लेकिन ये भी बोला गया था कि ये सब यदि आपको करना है तो सबसे पहले प्रायर आपको सैंक्शन लेना पड़ेगा प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट सैंक्शन इज मैंडेटरी है इन केस ऑफ इन प्रोविजन, जो कि यदि क्रिएट करना है आपको न्यू स्टेट और चेंज करनी है आपको बाउंड्री ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट और चेंज करना है उनके नेम को, ठीक है, किसी भी स्टेट के नेम को चेंज करना है तो, ठीक है। लेजिस्लेटिव प्रोविजन जो कि रिलेट करता है फंडामेंटल राइट से ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया रिक्वायर द प्रेसिडेंट कंसेंट, ठीक है। यदि नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित कोई भी आप कानून बना रहे हो, उसमें अमेंड कर रहे हो या कोई भी ऐसा प्रावधान के लिए राष्ट्रपति की सहमति जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रेसिडेंट कंसेंट जो है मैंडेटरी है इन केस ऑफ मनी बिल जो कि ओरिजिनेट हो रहा है इन लोकसभा में।
और प्रेसिडेंट कंसेंट जो है वो बहुत जरूरी है। ऑल बिल जब पेश किए जाते हैं पार्लियामेंट में लॉ बनने के लिए, ठीक है, फाइनल असेंट किससे ली जाती है? प्रेसिडेंट से ली जाती है। प्रेसिडेंट को एम्पावर किया गया है कि वो प्रोमलिगेट कर सकते हैं ऑर्डिनेंस व्हेन पार्लियामेंट जो है वो कोई भी सेशन, पार्लियामेंट का सत्र जो है नहीं चल रहा, पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, ठीक है। और प्रेसिडेंट ऑल्सो नॉमिनेट कर सकते हैं मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ बोथ द हाउस, ठीक है, प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनेट कर सकते हैं मेंबर। अब आर्टिकल 123 में बोला गया है कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर दी गई है प्रेसिडेंट को। इसमें यह बोला है कि आर्टिकल 123 टॉक्स अबाउट द प्रेसिडेंशियल पावर टू प्रोमulgate ऑर्डिनेंस और ऑर्डिनेंस, ठीक है, ऑर्डिनेंस कैन बी प्रोमulgated इफ कोई भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट जो है वो सेशन में नहीं चल रहा हो, किसी भी संसद के किसी भी सदन का सत्र नहीं चल रहा हो, और यदि प्रेसिडेंट फील करे कि नीड है इमीडिएट एक्शन लेने की, कोई भी ऐसा इमरजेंसी का मैटर आ गया जहां पर लॉ बनाने की जरूरत है, तब भी जो है वो प्रेसिडेंट को यहाँ पावर दी गई है कि आप इमीडिएट एक्शन ले सकते हो, ठीक है। और कंडीशन क्या है? टू बी मीट बाय द ऑर्डिनेंस आर, ठीक है, बोले इट शेल बी प्रेजेंटेड बिफोर द बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट फॉर द पासिंग व्हेन कम इनटू सेशन में, ठीक है, कि सत्र में पारित होने के लिए इसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष जो है वो प्रस्तुत किया जाता है। तो ऑर्डिनेंस शेल सीज टू ऑपरेट 6 वीक आफ्टर द डेट ऑफ रिसेंबलिंग ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, अध्यादेश जो है वो संसद के फिर से इकट्ठा होने की तारीख से 6 सप्ताह के बाद जो है वो काम करना बंद कर देगा, ठीक है। और इसके अलावा ऑर्डिनेंस में ऑल्सो एक्सपायर इफ द रेजोल्यूशन डिसअप्रूविंग इट आर पास बाय बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, अध्यादेश की समाप्त अवधि जो है वह समाप्त हो सकती है यदि इसे अस्वीकार करने वाले प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाते हैं, ठीक है। तो इट कैन बी विड्रॉ एनी टाइम, जो ऑर्डिनेंस अध्यादेश जो है वो विड्रॉ किया जा सकता है किसी भी टाइम प्रेसिडेंट के द्वारा, और ऑर्डिनेंस मस्ट बी इन कंसोनेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एल्स इट शेल बी डिक्लेयर वॉइड, ठीक है। और ये बोला है कि कोई भी ऐसा अध्यादेश है जो कि संविधान के अनुरूप है तो इसे जो है वो शून्य घोषित किया जा सकता है। अब फाइनेंशियल रोल की बात करें तो प्रेसिडेंट जो है रिसीव करता है रिपोर्ट, फाइनेंस कमीशन और एक्ट ऑन द रिपोर्ट, ठीक है, यहां पर बोले फाइनेंस कमीशन की सबसे पहले रिपोर्ट कौन रिसीव करेगा? प्रेसिडेंट करेंगे। और कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो है वो किसके कंट्रोल में होता है, किसके पास उपलब्ध होता है? तो वो भारत के प्रेसिडेंट के पास जो है वो उपलब्ध होता है, ठीक है। और बोले भारत की आकस्मिक निधि राष्ट्रपति के पास उपलब्ध है, ठीक है। और ही ऑल्सो कॉज अदर प्रेजेंटेशन ऑफ ऑडिट इन अ पार्लियामेंट, ठीक है, और वह संसद में लेखा परीक्षा की प्रस्तुति का भी कारण जो है वो बनता। जुडिशियल पावर क्या दी गई है यहाँ पर? जो पार्लियामेंट को, सॉरी, यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है वो एंजॉय कर सकता है कुछ एक फॉलोइंग प्रिविलेजेस, जो जुडिशियल पावर, ठीक है, वो ही कैन रेटिफाई कर सकता है जुडिशियल एरर को, वो न्यायिक त्रुटियों को में सुधार ला सकता है, और वो एक्सरसाइज कर सकता है अपनी पावर, ठीक है, पावर ऑफ ग्रांट ऑफ पार्डन, ठीक है। जब बात आती है कि किसी को क्षमा करना है, क्षमा या किसी की पावर को रिमिट करना है, कम्यूट करना है, कम करना है, ठीक है, तो या किसी की को डेथ सेंटेंस दे दी गई है, उसको यदि लाइफ इम्प्रिजनमेंट में चेंज करना हो तो वो भी पावर जो है प्रेसिडेंट को दी गई, ठीक है। और प्रेसिडेंट जो है कैन सीक कर सकता है एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन भी कहते हैं। यदि कोई भी ऐसा मैटर आता है जो कि लीगल मैटर से है, और लीगल मैटर है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन मैटर है एंड मैटर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, तो प्रेसिडेंट जो है वो एडवाइस ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है। पार्डनिंग पावर कहां पर दी गई है? आर्टिकल 72 में दी गई है। आर्टिकल 72 में प्रोविजन दिया गया है जो कि रिलेट करता है पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट की। यहां पर बोला है कि प्रेसिडेंट ग्रांट कर सकता है पार्डन, रिस्पाइट, रिप्राइव और एंड रिमिशन ऑफ पनिशमेंट टू रिमिट, सस्पेंड और commute sentence when sentence is given person by the following case, ठीक है, कि यदि किसी पर्सन को जो है वो कोर्ट मार्शल के माध्यम से सजा दी गई तब भी प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो कम्यूट कर सकता, पार्डन कर सकता है उसको, ठीक है। और बोला है कि यदि सेंटेंस दे दी गई है, इस सेंटेंस और पनिशमेंट इज गिवन फॉर ऐसे ऑफेंस के लिए जो कि वायलेट कर रहा है एनी लॉ को, जो कि रिलेट करता है और फॉल होता है एम्बिट ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर, यहां पर भी प्रेसिडेंट को पावर है कि वो ग्रांट कर सकता है पार्डन, ठीक है, पार्डन मीन क्षमा जो है वो कर सकता है, ठीक है, उसको पनिशमेंट को कम भी कर सकता है, खत्म भी कर सकता है, ठीक है। और व्हेन वो डेथ सेंटेंस यदि पास की गई है किसी कोर्ट के द्वारा
तब भी जो है वो कोर्ट को पावर दी गई है कि वो ग्रांट कर, मतलब जब भी प्रेसिडेंट को पावर दी गई है कि वो उसकी जो डेथ सेंटेंस है उसको खत्म भी कर सकता है और कम करके उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी चेंज भी कर सकता है। आर्टिकल 72 बात करता है प्रेसिडेंट की ग्रांट पावर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और यहाँ पर बोला है कि पार्डन की पावर यहाँ पर किसको दी गई है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दी गई है आर्टिकल 72 में। आर्टिकल 161 में बोला है ग्रांट कर सकता है पावर कौन, गवर्नर ऑफ स्टेट, ठीक है। और इस पावर का बहुत वाइड स्कोप है आर्टिकल 72 में। आर्टिकल 161 में इस पावर का थोड़ा सा नैरो स्कोप है और पावर ऑफ पार्डन जो है एक्सटेंड की जा सकती है कोर्ट टू केस ऑफ द कोर्ट मार्शल एज वेल। यहाँ पर पावर की जो पावर है वो कैन नॉट इंटरफेयर विद द केस ऑफ कोर्ट मार्शल, ठीक है। यहाँ पर गवर्नर के पास ऐसे पावर नहीं है कि वो इंटरफेयर करे इन केस ऑफ कोर्ट मार्शल में, ठीक है। और यहाँ पर प्रेसिडेंट को अलाउ किया गया है कि आप ग्रांट कर सकते हो पार्डन इन केस ऑफ डेथ सेंटेंस, लेकिन गवर्नर जो है वो ग्रांट नहीं कर सकता पार्डन इन केस ऑफ डेथ सेंटेंस, ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजन की हम बात करें तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं हमारे इंडिया में 3 काइंड ऑफ इमरजेंसी बताई गई। सबसे पहले आता है आपका नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में, ठीक है। स्टेट इमरजेंसी आपकी आर्टिकल 356 में, 360 में आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। बोला है कि इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी तब डिक्लेयर होती है जब एक्सटर्नल एग्रेशन का मामला हो या इंटरनल एम्बिक्ट रिविलियन का मामला हो, तब प्रेसिडेंट जो है वो होल्ड कर सकता है पावर और डिक्लेयर करता है स्टेट इमरजेंसी, ठीक है। और वहां पर प्रेसिडेंट रूल जो है वो चलता है और स्टैब्लिश्ड होता है कंट्री में। और ये जो नेशनल इमरजेंसी लगाई जाएगी वो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की रिकमेंडेशन के बेसिस पर लगाई जाएगी, ठीक है। इसे हम नेशनल इमरजेंसी कहते हैं। नेशनल इमरजेंसी तभी डिक्लेयर होती है जब एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल आर्म रिविलियन का मामला आता है, ठीक है। यदि इस तरह की स्थिति पैदा हो गई तो तब हम जो है वो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं, मतलब प्रेसिडेंट साहब, हम नहीं, ठीक है। बात करते हैं कि स्टेट इमरजेंसी की। यदि ऐसा हो रहा है कि किसी भी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन के किसी मशीनरी को अच्छी तरह से नहीं चला रहा है और लॉ और ऑर्डर का ब्रेक डाउन हो रहा है, सिचुएशन इन केस, ठीक है, इन अ स्टेट, तो प्रेसिडेंट जो है वो मे डिक्लेयर कर सकते हैं स्टेट इमरजेंसी इन सच केसेस, ठीक है। तो स्टेट वुड देन कम अंडर द गवर्नर रूल, ठीक है। तो ये जो स्टेट इमरजेंसी है, इसे जब स्टेट में किसी पर्टिकुलर स्टेट में जब इमरजेंसी लगती है, ये गवर्नर रूल जो है वो कहा जाता है। यहाँ पर जो है वो राज्यपाल शासन जो है वो लागू हो जाएगा। ये होती है हमारी स्टेट इमरजेंसी, आर्टिकल 356 में दी गई है। और लास्ट में है हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी। और जब हमारा जो देश है वो वित्तीय स्थिरता गंभीर रूप से, हमारे देश की वित्तीय स्थिरता जो है वो गंभीर रूप से प्रभावित होती है, ठीक है। व्हेनेवर द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ नेशन और कंट्री इज सीरियसली इफेक्टेड होती है, तो प्रेसिडेंट को राइट है कि वो इंटरवीन द डायरेक्ट द सेम टू चेक एंड मेंटेन द पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति को हस्तक्षेप करने और राज्य के सार्वजनिक व्यय की जांच और रख रखाव का निर्देशन करने का यहाँ पर राइट होता है, ठीक है, अधिकार होता है और उनके पास पावर होती है, ठीक है। आर्टिकल 360 ये बात करता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। अभी तक हमारे इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी नहीं, ठीक है। बात करते हैं पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट की। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस टाइम जो है वो प्रेसिडेंट की पोजीशन जो है वो कुछ ऐसी थी कि वहां पर प्रेसिडेंट बिल्कुल अपनी शक्ति से, अपने बुद्धि विवेक के बल पर काम कर सकता था। वहां पर ये बोला गया था कि टाइम जो है वो प्रेसिडेंट के पावर और पोजीशन में जो है चेंजेस हुए हैं, इसको अभी डिस्कस करते हैं। आपकी 42nd अमेंडमेंट हुई है, ठीक है, और 44th अमेंडमेंट एक्ट आया है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। प्रायर टू 42nd अमेंडमेंट कैसी स्थिति थी ये हम डिस्कस करते हैं। तो हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उससे लेकर 42nd अमेंडमेंट आने से पहले, हाँ, प्रेसिडेंट जो थे वो फ्री थे टू मेक एनी डिसीजन, जो कि वो प्रेसिडेंट जो है वो कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, अपनी बुद्धि विवेक के बल पर कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, तो लेना चाहे मतलब ले सकते हैं। और वहां पर ये बोला है कि यदि वो कंसीडर करना चाहे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस को, तो अपनी एक्शन में वो उनसे विचार कर सकते हैं। बट यहाँ पर उनको कंपल्शन नहीं दी गई थी कि आपको जो है वो उनसे परामर्श लेना ही है, उनकी सलाह लेनी ही है, ठीक है। यहाँ पर प्रेसिडेंट जो थे वो काफी ज्यादा फ्री थे फॉर टू मेक डिसीजन, ठीक है, जो कि बेस्ड ऑन द विजडम, ठीक है। एज अ कॉन्स्टिट्यूशन एट द टाइम टॉक्स अबाउट द कॉन्स्टिट्यूटिंग अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। यहाँ पर बोला कि एज अ कॉन्स्टिट्यूशन क्या मतलब जो उस समय संविधान
मैं राष्ट्रपति को अपने कर्तव्य को पूरा करने में सहायता और सलाह लेने के लिए प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस वो ले सकते थे, सलाह ले सकते थे, ठीक है। और फिर उसके बाद जब आफ्टर द 42nd अमेंडमेंट होगी तो यहाँ पर एक फ्रेज जोड़ दिया गया, ठीक है, ऐड कर दिया गया फ्रेज कि प्रेसिडेंट जो है वो शेल एक्ट करेंगे ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कि प्रेसिडेंट जो है वो एक्ट करेंगे एडवाइस और एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता पर ही जो है वो कार्य करेंगे, ठीक है। बट प्रोविजन ये थोड़ा सा एम्बिगुअस रहा था कि यदि मंत्रिपरिषद, यदि ये अस्पष्ट था कि मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह क्या बाध्यकारी होगी, क्या प्रेसिडेंट को जो सलाह दी जा रही है तो क्या वो प्रेसिडेंट को बाइंड करेगी वो सलाह या नहीं करेगी, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक और अमेंडमेंट आई, 44th अमेंडमेंट, ठीक है, जहां पर ये उसका एम क्या था 44th अमेंडमेंट का, जो एम्बिग्विटी 42nd अमेंडमेंट एक्ट के दौरान आ गई थी इस फ्रेज में कि प्रेसिडेंट जो है वो एक्ट करेंगे ऑन एडवाइस एंड एड विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। तो उसको यहाँ पर स्पष्ट करने के लिए नई अमेंडमेंट आई, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, ठीक है। यहां पर प्रेसिडेंट को ये बोला गया कि प्रेसिडेंट जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस जो ली है उसको यदि उनको अच्छी नहीं लगती है तो उसको एडवाइस मतलब दोबारा से रिकंसिडर करने के लिए उस एडवाइस को वापस जो है वो भेज सकते हैं, रिकंसिडर करने के लिए वापस जो है उस सलाह को भेज सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति एक बार फिर से जो पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को सलाह जो है वापस भेज सकते हैं, और यदि वो एडवाइस वैसे ही जो है विदाउट मॉडिफिकेशन, बिना उसमें चेंजेस करे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट को भेज देती है, तो प्रेसिडेंट क्या होंगे, बाउंड होंगे उसको एक्सेप्ट करने के लिए। यानी कि प्रेसिडेंट को काम करना पड़ेगा तो ओनली ऑन द एडवाइस और एड एंड एडवाइस विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि यदि प्रेसिडेंट नहीं भी उसको एक्सेप्ट करना चाहे तब भी एक बार यदि उन्होंने विचार कर लिया, यदि उन्होंने सलाह ले लिया मंत्रिपरिषद से, यदि उनको नहीं अच्छी लगती है और मतलब उनकी सलाह जो है वो नहीं अच्छी लगती है, तो वो दोबारा से एक बार जो है वो प्रेसिडेंट को उनकी जो रिकंसिडरेशन के लिए विचार करने के लिए भेज सकते हैं। लेकिन यदि बिना मॉडिफिकेशन के उसको वैसे ही वापस भेज दिया तो प्रेसिडेंट क्या होंगे, बाउंड होंगे उसको एक्सेप्ट करने के लिए। और इसके साथ हमने कंप्लीट प्रेसिडेंट के टॉपिक को डिस्कस कर लिया है। यदि आपको सेशन अच्छा लगा है तो हमारा ये चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। एंड ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।